सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का हम लोग सेशन ऑन कर रहे हैं और आज हम लोग 30वें दिन पहुंच चुके हैं। तो देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन जो है, ये हमने एसएससी सीजीएल टीआरई 1 परीक्षा से लिया है, जो 2016 में ओरिजिनल पैटर्न में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो, अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो ज़्यादा माइंड तो खर्च मुझे नहीं लगता है कि करना पड़ा। 3 को हमने 4 से गुना किया और 4 को हमने 3 से गुना किया, तो 3 चको 12 और 12 तिहाई कितने हो गए? तो 12 तिया सर 36 हो गए। सेम प्रोसेस देख लो, 5 को किससे गुना? 6 से गुना, तो 6 पचे 30 हो गया और 3 सते 210 हो गए, यानी ये 210 मिल गया। अगर सेम काम हम करते हैं 9 इंटू वट और इंटू 2 बराबर कितने? तो 36। तो देख लो, तो अगर इस वट के जगह पे हम 2 कर दे तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी पहले का आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यही इसके लिए बेस्ट आंसर जाएगा। सुबोध का आंसर सबसे फास्ट, अच्छा शिवम का आंसर उससे भी फास्ट आया था। बहुत बढ़िया बच्चे, गुड इवनिंग सभी लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ध्यान से अगर देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो छोटा सा काम किया गया है। क्या किया है कि 7 को और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 38 कितने हो गए? तो 56 हो गए। इसी तरह से 11 को किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से, तो 11 नवा कितने हो गए? तो 99 हो गए। सेम काम हम अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 पचे कितने हो जाएंगे? तो 45 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। इसको बनाकर देखिए तो बन रहे हैं क्या आपसे? एकदम इजी है। 12 को गुना किया 8 से, तो 12 8 हो गए 96, और इसमें नीचे वाले 4 को जोड़ दिया, तो ये वैल्यू आया 100। इसी तरीके से 8 को गुना किया 4 से, तो 8 चको 32 मिल गए, और 32 में हम लोगों ने 12 को ऐड किया, तो 32 और 12 कितने हो गए? तो 44 हो गए। सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि 4 को सर हम लोग 12 से गुना कर दो, तो 12 चको 48 हो जाएंगे, और 48 में आप 8 को ऐड करोगे, तो 48 और 8 सर 56 होने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलिए ना, आज आगे क्वेश्चंस का बहुत अपर लेवल है आगे में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में दिया था, लेकिन टाइपराइटर ने इस क्वेश्चन को पहले कर दिया, तो आगे का लेवल आज बहुत अपर है। जैसा कि देख रहे हो, ब्लड रिलेशन से आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए होंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 17 में से 12 को माइनस करता हूं बच्चे, तो 5 आएगा क्या? और 5 का स्क्वायर कर दूंगा बाबू, तो 25 हो जाएगा क्या? इसी तरह से 11 में से, अगर 13 में से 11 को माइनस करता हूं ना, यदि 13 में से मैं 11 को माइनस करता हूं तो 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कर देने पर 4 मिलेगा क्या? तो इसी तरह से 19 में से हमने 16 को माइनस किया, तो 3 मिल गया, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिहाई 9 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब वहीं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, देखो लेवल चढ़ गया तुरंत। ठीक है, तो क्या कहता है कि सर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज को काउंट करना ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता। देख लो, सबसे पहले अगर हम इस वाले फिगर में देखेंगे, तो इस वाले फिगर में हमें 8 ट्रायंगल मिलेंगे ना, तो यहां से मुझे मिल गए 8 ट्रायंगल। इसी तरह से इस वाले फिगर में अगर हम देखेंगे, तो यहां से भी मुझे 8 ट्रायंगल मिलेंगे ना, तो 8 8 कितने मिल गए? तो 16 ट्रायंगल मिल गए। अब 16 के बाद ध्यान से देखना, यहां से हमें 3 ट्रायंगल मिलना है। ठीक है, यहां से भी कितने मिलने हैं? तो 3 मिलने हैं। ठीक है, और यहां से भी कितने मिलने हैं? तो 3 मिलने हैं। ठीक है, यहां से भी कितना मिलना है? तो सर यहां से भी तो आपको 3 ही मिलेगा, और यहां से भी कितना मिलना है? तो सर यहां से भी आपको 3 ही मिलेगा। और अगर यहाँ बात करें तो इस वाले फिगर से भी हमें कितने मिलने हैं? तो 3 मिलने हैं। तो ये तो एकदम सीधा सीधा गिनने वाला हो गया कि 3 3 6, 6 3 9, 3 12, 12 3 15, और 15 3 18। तो 8 8 16 ट्रायंगल पहले और 18 ट्रायंगल बाद में, तो 8 6 14 के लिए 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3। ठीक है, तो 34 ट्रायंगल अभी तक ऐसे ही मिल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हिडन ट्रायंगल को देखा ही नहीं। अब चलिए हिडन ट्रायंगल को काउंट करते हैं। तो देखो, अगर इस दोनों को मिला देते हैं एक साथ,
तो एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, तो दो ट्रायंगल हो गए। दो के बाद देखो अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें तो ये तीसरा ट्रायंगल हो गया, और यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को देखें तो ये चौथा ट्रायंगल हो गया, तो चार मिल गए। चार के बाद अगर हम इस पूरे को काउंट करते हैं तो ये हमारा पांचवा ट्रायंगल हो गया, और पांच के बाद इधर से एक काउंट करते हैं तो ये हमारा छठा ट्रायंगल हो गया। यानी सर इसमें 6 ट्रायंगल और जुट जाने हैं। तो 34 और 6 कितने हो गए बच्चे? तो 34 और 6 40 हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। यानी इसमें ट्रायंगल की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें ट्रायंगल की कुल संख्या 40 है। तब इसमें थोड़ी सी सावधानी हटेगी ना तो आप 38 पे जा करके रुक जाओगे, और जब 38 पे रुकोगे तो आप समझ लेना कि आपने इस दोनों ट्रायंगल को काउंट नहीं किया है, इसीलिए वो व्यवस्था 38 पे रुक गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिडन यही दोनों बेचारे होते हैं। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल हमने काउंट किया तो कितने हो गए? तो टोटल ट्रायंगल इसमें 40 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहता है सर इसमें कितने ट्रायंगल होंगे बतलाओ। तो ध्यान से बच्चे अगर हम देखें तो यहां से देख लो कितने ट्रायंगल मिलेंगे, तो सर 3 मिलेंगे। यहां से भी कितने मिलेंगे? तो सर 3 मिलेंगे। तो 3 3 6 हो गए। और यहां से कितने मिलेंगे? तो सर 3 मिलेंगे। तो 6 3 कितने हो गए? 9। 9 के बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल 10, ये छोटा वाला 11, ये छोटा वाला 12, और ये पूरा छोटा वाला हो गया 13। अब 13 के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक अगर उल्टा ट्रायंगल लेंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये एक सबसे बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो ये हो जाएगा 15। यानी इससे ज्यादा ट्रायंगल हम निकाल ही नहीं सकते हैं इसमें। तो इसमें ट्रायंगल की टोटल संख्या कितनी हो गई बंधु? तो इसमें ट्रायंगल की टोटल संख्या 15 हो गई। अतुल जी 16 में आप एक एक्स्ट्रा गिन लिए हो बच्चे, यानी एक ही ट्रायंगल को आप कितनी बार काउंट कर लिए हो? तो 2 बार काउंट कर लिए हो। जबकि इसमें ट्रायंगल की संख्या टोटल कितनी होनी है? तो इसमें बस 15 ही ट्रायंगल जो होंगे ना वो आराम से बनेंगे। नवीन कुमार जी सर रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्या है बच्चे? सर रेलवे 4000 MCQ एप्लीकेशन पे बैच लाए हैं। 4000 MCQ तो NTPC के लिए आया है बच्चे, उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और साइंस पेपर भी है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए 1000 क्वेश्चन दिया हूँ, LP2 के लिए 1000 क्वेश्चंस की बैच लाई है हमने। अभी आपके बस 6 तारीख से वो बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब देख लो भैया, अच्छा फिगर तो है। पूछ रहा है सर बतला दो इसमें ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे, इसमें ट्रायंगल पहले काउंट करते हैं। देख लो अगर यहाँ से काउंट करोगे ना तो यहाँ से आपको 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे ना, 1 2 और ये दोनों मिलके 3। तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे? तो सर यहाँ से भी तो 3 ही मिलेंगे। तो 3 3 कितने हो गए? तो 6 हो गए। अब 6 के बाद देख लो यहाँ से भी 3 ट्रायंगल मिलेंगे, तो 6 3 कितने हो गए? तो सर 9 ट्रायंगल हो गए। कोई दिक्कत? अब देखो 9 के बाद यहाँ से देखोगे तो 3 ट्रायंगल, तो 9 3 कितने? तो सर 12 हो गए। और यहाँ से भी देखोगे तो 3 ट्रायंगल, तो 12 3 कितने? तो सर 15 हो गए। अब 15 के बाद देख लो ये छोटा वाला 3 ट्रायंगल, तो 15 3 कितने हो गए? तो 18। 18 के बाद अगर यहाँ से लोगे तो ये रहा 19 नंबर का ट्रायंगल, ये रहा 20 नंबर का ट्रायंगल, और ये पूरा मिला देंगे तो ये हो जाएगा 21 नंबर का ट्रायंगल। तो अभी तक हम लोगों ने 21 ट्रायंगल को देख लिया है। 21 से आगे चलते हैं। अब देखिए हमने इसको अलग गिना और इसको अलग गिना, लेकिन क्या इस पूरे को गिना? नहीं गिना। तो ये हो गए हमारे 22 नंबर के ट्रायंगल। और इसी तरह से यहाँ से अगर हम पूरे को मिला दें तो ये हो गया हमारा 23 नंबर का ट्रायंगल। ठीक है, 23 के बाद ध्यान देना, अगर इस बड़े वाले को देखें तो ये हो गया 24 नंबर का ट्रायंगल, और इस बड़े वाले को देखें तो ये हो गया 25 नंबर का ट्रायंगल। ठीक है, 25 के बाद देख लो, ये वाली ट्रायंगल तो हमने अभी काउंट ही नहीं की है। तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ से कितने मिले? तो 2 ट्रायंगल। यानी टोटल वैल्यू आया कितना? 27। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 के बाद अगर इसको ले तो 13, ये हो गया 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये रहा यहाँ से 24, ये रहा यहाँ से 25, इस पूरे को मिला दिए तो 26,
26 के बाद ये पूरा लिए 27, ये पूरा हो गया 28, ये 29। बच्चे इसमें 30 ट्रायंगल बनेगा रे। ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, सही कर लीजिए ऑप्शंस को। 26 लगा दिए हैं, नहीं बाबू इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इसमें 30 ट्रायंगल बनेंगे। एकदम देख लो, एकदम स्पष्ट फिगर दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने, तो 30। तो देख लो ध्यान से, यहाँ से बताओ, यहाँ से कितने निकालोगे, 3 निकालोगे, ठीक है। यहाँ से भी कितने निकालोगे, तो सर 3 निकलेगा। तो 3 3 कितने हो गए, तो 3 3 6 हो गए ना। अब ध्यान ध्यान से देखना, 6 के बाद यहाँ से भी कितने निकालोगे, तो सर 3 निकलेगा। तो 6 3 कितने हो गए, 9। और यहाँ से भी कितने निकालोगे, तो सर 3 निकलेगा। तो 9 3 कितना हो गया, तो 12 हो गया। अब देखो, इन दोनों के मिलने से एक ट्रायंगल, हमने 3 सिर्फ यहाँ से लिया था ना, तो इन दोनों के मिलने से एक ट्रायंगल यहाँ बना। तो 12 और 1 13 ट्रायंगल, इसको काउंट नहीं किए थे, ठीक है। अब 13 के बाद यहाँ से एक काउंट करेंगे, तो ये रहा हमारा 14 नंबर का ट्रायंगल। अब देख लो, अगर इस पूरे को मिला दोगे तब भी तो एक ट्रायंगल बनेगा जो 15 नंबर का होगा, और इस पूरे को मिलाओगे तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा जो 16 नंबर का होगा, ठीक है। अब 16 के बाद ध्यान से देखना, यहाँ से देख लो 3 ट्रायंगल, तो 16 3 कितने, 19। अब 19 के बाद अगर इस वाले फंक्शन को लेते हो, तो ये रहा 20 नंबर का ट्रायंगल, और यहाँ से इस वाले फंक्शन को लेते हो तो ये रहा 21 नंबर का ट्रायंगल, ठीक है। अब 21 के बाद देखो, यहाँ से अगर आप मिलाते हो यहाँ से, तो ये रहा हमारा 22 नंबर का ट्रायंगल, और यहाँ से मिलाते हो तो ये रहा 23 नंबर का ट्रायंगल। अगर इस पूरे को एक साथ काउंट करें तो ये रहा 24 नंबर का ट्रायंगल। 24 के बाद देखो, यहाँ 3 छोड़े हैं, इस बार तो 30 से भी ज्यादा हो गया। तो 24 और 3 कितने हो गए, तो 27। और 27 के बाद यहाँ से 3 लिए, तो 27 और 3 कितने हो गए, 30। 30 के बाद अभी तक इस पूरे बड़े वाले को नहीं गिने हैं, तो 30 और 1 31, और इस पूरे बड़े वाले को नहीं गिने हैं, तो ये हो गए 32। 32 के बाद देख लो कितना खतरनाक फिगर है, हमने इस ट्रायंगल को अभी तक नहीं काउंट किया है, तो ये हो गया 33, और इसको काउंट नहीं किया है, तो ये हो गया 34। यानी पहली बार में मैंने भी गलती ही काउंट कर रखा था। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, तो 34 हो गई। सही कर लोगे आंसर भैया, इसके ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या इसमें 34 बनेगी। हमने किसी भी ट्रायंगल का रिपीटेशन नहीं किया है, ठीक है। तो आंसर कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। एक ई नंबर ऑप्शन डाल लो, और ई नंबर ऑप्शन में 34 ट्रायंगल कर दो, यहाँ गलत क्वेश्चन छपा हुआ है। आइए थोड़ा इससे मुलाकात कर ली जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, 5 + 8 + 3, 5 3 8 8 कितने, सर 16 हो गए, ठीक है। इसी तरह से देख लो, 2 + 9 + 5, 9 2 11 5 कितने हो गए, तो 16 हो गए। अच्छा, सेम काम हम करें तो 4 + 8 + 6, 6 4 10, और 10 8 कितने हो गए, 18। यानी हमें ऐसे ऑप्शंस की तलाश करनी है जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। फिगर काउंटिंग टफ है सर, नहीं शिवम, फिगर काउंटिंग टफ नहीं होता है। कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा स्पीड में चलते हो ना, तो थोड़ी सी कभी कभी लैग हो जाती है, लेकिन अगर स्थिरता से चलोगे ना, तो फिगर काउंटिंग अच्छे से काउंट होता है, ठीक है। अब देखिए, हमको कितना लाना है प्लेस वैल्यू, 18। 9 1 10, 10 2 12, इसका प्लेस वैल्यू 12 हुआ, यानी कैंसिल हो गया। अब देखिए, 8 7 15, और 15 4 19, इसका प्लेस वैल्यू 19 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 7 3 10, 10 8 18, 3 + 7 + 8, 7 3 10, 10 8 18, और यहाँ 8 1 9 5 14 ही प्लेस वैल्यू आया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ग्रुप डी का बैच ऑल सब्जेक्ट के लिए आया है क्या, सरस्वती पूजा के बाद आएगा, ठीक है। अभी ग्रुप डी की दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, कि जल्दबाजी में बैच तो खरीद लिए,
ठीक है। अब एग्जाम होना है नवंबर में और आपकी बैच खत्म हो गई मई में। उसके बाद जो वो 4 महीने बैठ जाते हो ना आप, उसी में सारा मामला गड़बड़ा जाता है। तो टारगेट बैच का मीनिंग ये होना चाहिए कि उसको इस तरीके से चलाना है कि अगर नवंबर में एग्जाम है तो हमारी टारगेट बैच अक्टूबर में खत्म हो, ना कि हमारी टारगेट बैच मई में खत्म हो। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है ना, तो फिर जो 3-4 महीने बच जाते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत चीज भूल जाते हैं। ठीक है। तो अभी आपकी ग्रुप डी की एग्जाम नहीं आनी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है प्लेटफॉर्म में क्या, कि ये हम लोग तभी बैच को डिजाइन करते हैं कि वो बैच जाकर के सीधे एग्जाम के आसपास ही समाप्त हो सके, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। एज ए टीचर मैं ये चीज समझता हूँ कि बहुत जल्दी होती है बैच लेने की, लेकिन उससे बच्चे पंगा क्या होता है ना, कि मान लो अभी ग्रुप डी ने वैकेंसी अनाउंस करी, हमने बैच दे दिया, बैच भर भी गए, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एग्जाम होना है सितंबर अक्टूबर में, और चूंकि हमने अभी से बैच स्टार्ट किया है, तो 4 महीने बाद इसके बैचेस खत्म हो जाएंगे। अब जो बाकी बच गए 3-4 महीने, उसमें बैच तो है नहीं, तो बच्चे थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं कि बैच तो कर ही लिए, अब तो आ ही जाएगा, तो उनकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो थोड़ी कम पड़ जाती है। ठीक है। तो सरस्वती पूजा के बाद आपकी ग्रुप डी की बैच आ जाएगी, जो धीरे धीरे करके रन करेगी, और वो जस्ट लाइक ए ग्रुप डी की फाउंडेशन बैच ही होगी। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करें क्या। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खर्च कर दोगे ना बउआ, तो एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देख लो, तो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है। 121 का संबंध 12 से दे रखा है, तो 25 का संबंध पूछता है सर किससे होगा। तो कुछ तो नहीं किया है बच्चा, 12 जो था ना उसमें एक माइनस कर दिया, तो 11 मिल गया, और 11 का स्क्वायर कर दिया बाबू, तो 121 हो गया। तो इसी तरह से 25 चाहिए हमको, तो 25 चाहिए तो 6 में से एक निकाल देंगे, तब ये वैल्यू 5 होगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको 6 चाहिए, और 6 चाहिए तो बच्चा किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में इत्मीनान से हम देख सकते हैं कि 6 दिया हुआ है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। फिर से एनालॉगी का क्वेश्चन है, देख लो, एकदम दिमाग खर्च करो, बस एनालॉगी में दिमाग ही खर्च करने होते हैं। नवीन बाबू आप इतना मैसेज करोगे तो हम अपनी बात को नहीं बदल पाएंगे। ठीक है। बस हमने एक बार जो बता दिया कि आप 4000 MCQ क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, तो वो बैच मुझे याद है नवंबर या दिसंबर के आसपास वो बैच आई थी, जिसमें 1000 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 1000 क्वेश्चन मैथ के थे, 1000 क्वेश्चन साइंस के थे, और 1000 क्वेश्चंस में आर्ट्स पेपर चल रहा था। रीजनिंग में उस बैच में अभी तक हमने 9 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं पूरे 100%, और 10वां टॉपिक में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जो डायरेक्शन चल रही है। ठीक है। अब ये जैसे ही आपके 16 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, तो फिर उस वाले बैच में MCQ क्वेश्चंस भी हम 10 सेट करवाएंगे। तो अभी दिल्ली दूर है NTPC की, इसीलिए उस बैच में आराम से मस्ती से पढ़ा रहे हैं, समय देकर पढ़ा रहे हैं। अगर 15 दिन बाद एग्जाम होता और 15 दिन की बैच होती, तो अभी तक तो वो बैच आपकी खत्म हो चुकी होती। तो चूंकि वहां समय है, तो हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से चल रहे हैं। ठीक है। NTPC का न्यू बैच मनीष अभी बिल्कुल नहीं लाने वाले हैं, अभी उस बैच के सिलेबस जो है ना वो 40% ही कवर हो पाई है। तो बिल्कुल आप उस बैच को कवर कर सकते हो। प्रीवियस जो भी क्लासेस निकल गए हैं उसको आप ऑनलाइन मोड में देख लेना, और अभी आने वाले समय में जो 2-2.5 महीने की क्लास बाकी है, उसको आप बिल्कुल लाइव कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चे, सिर्फ बैच देने से नहीं होता है रे, समय भी खाली होना चाहिए। अब देखो तो बाबू, ये तो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है रे, 27 कह रखा है। ठीक है। 3 का क्यूब चढ़ा देना 27 हो जाएगा, और ये कितना कह रखा है, तो सर 125 कह रखा है, तो 5 का क्यूब चढ़ा दो 125 हो जाएगा। तो 3 से 5 जाने में 2 ऐड हो रहे हैं। तो अब कहता है कि सर प्रोपोर्शन के बाद देख लो 64 दे रखा है, तो 64 कहने का मतलब हो गया छोटू 4 का क्यूब। तो कितना बढ़ेंगे, तो 2 बढ़ेंगे, तो 4 2 6 का क्यूब चाहिए, और 6 का क्यूब बाबू 216 होता है।
तो 216 बच्चा ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनना था। आज हमने ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चन दिए हैं। आप बच्चे कुछ दिन पहले हल्ला कर रहे थे सर ब्लड रिलेशन की ज्यादा क्वेश्चन करवाओ, तो वो सारे बच्चे आज देखोगे ब्लड रिलेशन में आज हमने 10 के आसपास क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कुछ किया है क्या, 2 गो जीरो है ना, तो 10 पे पावर 2 चढ़ा दिया। यहाँ 2 4 1 5 गो जीरो है ना, तो 10 पे पावर 5 चढ़ा दो। जितना जीरो उतना 10 पे पावर, तो 100 कहने का मतलब है कि 2 जीरो है, यानी 10 पे 2 का पावर लगा दिए। तो इसका मतलब है यहाँ 5 जीरो है, तो 5 पावर कर देंगे, तो 10 का पावर 5 किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अच्छा बताओ, 147 है और इसको वो 741 लिखता है, क्या आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न नहीं दिख रहा है। देखो तो यूनिट प्लेस को 100 प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस में रहने दिया और 100 प्लेस को वंस प्लेस बना दिया। अब यही प्रोसेस कहता है कि सर किसके साथ कीजिए, तो यही प्रोसेस आप 8 6 और 9 के साथ कीजिए। तो क्या करना है, तो यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस बनाना है, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस ही रहने देना है और 100 प्लेस को यूनिट प्लेस बना देना है। 968 ढूंढ लेना है, जो कि 968 ऑप्शन नंबर बी में बच्चे स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। आप बच्चे तो आंसर दे रहे हैं। अब देखिए पटेल जी का आंसर ए आया है, जो कि पटेल बाबू आंसर आपके गलत हो चुके हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बाबू। अच्छा ध्यान से देख, तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर 25 होगा क्या, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इसको अगर हम 4 से गुना कर दें तो 25 चको 100 आएगा क्या। तो इसी तरह से अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा क्या, और अगर 49 को हम 4 से गुना करते हैं तो 9 चको 36 का 6 हाथ में 3, 4 चको 16 और 3 19, 196 है कहीं। तो हाँ सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 196। तो बच्चे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर किसको कर लोगे, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लोगे। इजी वाली कॉन्सेप्ट थी। अच्छा ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखिएगा, तो हम कर सकते हैं ना कि सर 7 को 5 से गुना कर दो तो 7 पचे 35 मिल जाएंगे, और उसमें 3 की कमी कर दो तो 32 हो जाएंगे। अच्छा सेम काम करके देखो, तो अगर 28 को हम 5 से गुना करते हैं तो 20 पचे 100 और 8 पचे 40, यानी 140, और 140 में हम कितना माइनस किए थे, 3। तो 140 में 3 माइनस करते तो 137 नहीं दिया है। चलिए कुछ और कर कर देखते हैं। अच्छा जब ये 5 से गुना कर करके नहीं सॉल्व हो पाया तो 4 से गुना करके प्लस कर सकते हैं क्या। तो सच को कितने हो गए, तो सर 28 हो गए, और 28 से 32 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 28 को किससे गुना कर लो, 4 से। तो 8 चको 32 का 2 हाथ में 3 बचा, 4 दूना 8 और 3 11 हो गए, यानी 112। और इसमें सर 4 को जोड़ दो तो 112 और 4 कितने हो गए, तो 116 हो गए। ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे आराम से निकल गया। अच्छा देखिए, ध्यान से समझिएगा, हम इसको 02 लिख सकते हैं और प्रोपोर्शन 10 कहा है। अगर इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो 2 होता है, और 2 को अगर 5 से गुना कर दे तो 5 दूना 10 होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोपोर्शन के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26 दे रखा है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दे तो 6 दो कितने हो गए, 8। 8 को यदि हम 5 से गुना कर दे तो 8 पचे कितने हो गए, तो 8 पचे 40 हो गए।
किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बना लेंगे। अब देखिए उस सेक्टर से भी निकल गए। तो आज अभी तक हम लोग 3 सेक्टर देख चुके। पहले हम लोग फिलर देखे, फिर हम लोग फिगर काउंटिंग देखे, फिर हम लोग एनालॉगी देखे, यानी अभी तक हम लोग 3 सेक्टर देख चुके हैं। अब हम लोग चौथे सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चौथा सेक्टर आज का देखते हैं कि चौथे सेक्टर में क्या है। तो देख लो ढेर सारा पॉइंट है और डायरेक्शन का प्रश्न है। कहता है स्तंभ सी, कौन, तो स्तंभ सी, स्तंभ एच के किसके, तो स्तंभ एच के दक्षिण में है, और तो और किसके लिए, तो सी के लिए। स्तंभ आर के पूरब में है, यानी सी जो है ना बाबू वो आर के कहाँ है, तो पूरब में। फिर कहता है स्तंभ एम, स्तंभ आर के पश्चिम में है, तो एम कहाँ है, तो आर के पश्चिम में है। ठीक है, आगे चलो। स्तंभ ए, स्तंभ एम के दक्षिण में है, तो एम के दक्षिण में आने पर स्तंभ ए मिलता है। स्तंभ एच के सापेक्ष में आर की स्थिति बतलानी है, तो किसके रिस्पेक्ट में बतलाना है बच्चे, तो एच के रिस्पेक्ट में बतलाना है, और किसके बारे में, तो आर के बारे में। तो देखो एच से अगर हम सामने नीचे आए तो साउथ होगा, एच से सामने नीचे जाएंगे तो वेस्ट होगा, लेकिन एच से आर आने के लिए मुझे साउथ और वेस्ट के बीच में सफर करना पड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम बाबू किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और ग्रुप डी के 26/8/2022 को शिफ्ट 2 से लिया गया ये प्रश्न है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, तो साउथ बेस्ट आंसर हो गया। तो आज आपको टोटल डायरेक्शन के क्वेश्चन लगभग इसी लेवल के मिलने वाले हैं। अब देख लो ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में ही पूछे गए हैं, और ये 29/8/2022 को पूछा गया है। अब देखो क्या कहता है, उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में ड्राइव करना होगा, यानी कि डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन चाहिए और वो भी कहां से, तो देखिए पहले कार्यालय से चला है ना, तो अंतिम से प्रारंभिक बिंदु चाहिए, यानी उल्टा काम करना है। और जब उल्टा काम करना है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो देख लो सबसे पहले हम पूरब की ओर सफर किए, कितना, 5 किलोमीटर। आप चाहो तो इसको डायग्राम पे भी बना सकते हो कि सर पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव किए और दाईं ओर मुड़े, तो पूरब से दाईं ओर मुड़ने का मतलब दक्षिण में कितना चले, 4 किलोमीटर। तो दाईं ओर मुड़ के दक्षिण में कितना चले, 4 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में, और वेस्ट में कितना मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से पश्चिम दिशा में हम मूव करते हैं और कितना चलते हैं, 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो वेस्ट से दायां ओर मुड़ने का मतलब है नॉर्थ में आ जाना, और नॉर्थ में कितना चलते हैं, 3 किलोमीटर। और यहाँ से हम लोग नॉर्थ में मूव करके और 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अब जैसे ही 3 किलोमीटर का सफर तय किए तो हम एक दुकान पर रुक गए, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे, समाप्त। अब कहता है उस दुकान से अपने कार्यालय तक जाना है, तो बताइए यही ना शॉप है, और इस दुकान से ऑफिस तक पहुंचना है। तो जो बच्चे फिगर से बना रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि ऊपर जाना होगा, यानी कि नॉर्थ में जाना होगा। अब देखिए जो बच्चे इससे बना रहे होंगे तो ईस्ट 5 से वेस्ट 5 कट गया, अब नॉर्थ 3 से साउथ 3 कट गया, यानी साउथ में 1 बच गया। तो जो बच गया वो प्रारंभ से अंतिम है, यानी कार्यालय से दुकान दक्षिण में है। तो जब कार्यालय से दुकान दक्षिण में है तो दुकान से कार्यालय कहाँ होगा, तो उलट दीजिए, तो दक्षिण का उल्टा उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो गए। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। तो आप चाहे तो इससे बना लो डायरेक्शन को, चाहे तो इससे बना लो। अब दोनों में अंतर क्या है, इससे पूरी जिंदगी भी काम करोगे ना तो पेन नहीं छूटेगा, लेकिन अगर इससे काम करना शुरू कर दोगे तो आप पेन को छोड़ सकते हो कुछ समय के बाद छोटे छोटे क्वेश्चनों में। अब देखिए देखिए 6 खंभे हैं। अब जब 6 खंभा है तो डायग्राम चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अब कहता है ए सी के सापेक्ष में किस दिशा में है, तो पहले बोला सर बी जो है ना वो सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पे है। तो जहां सी होगा उससे वेस्ट में अगर हम
20 मीटर की दूरी तय करेंगे तो हमारी मुलाकात खंभा बी से होगी। फिर कहता है सर एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पे है, तो इससे कोई संबंध नहीं है, तो ई जहां होगा उसके दक्षिण में अगर 60 मीटर दूर जाएंगे तो हमारी मुलाकात एफ से होगी। अब कहता है सी ई के उत्तर में 30 मीटर पे है, तो सी किसके उत्तर में, तो ई के उत्तर में, यानी ई से ऊपर जाने पर 30 किलोमीटर चलेंगे तो सी मिलेगा। अब ई का एफ से कनेक्टिविटी हो गया ना, कि ई के नीचे 60 किलोमीटर जाने पे एफ मिलेगा। अब देख लो फिर क्या कहता है, ए बी के पश्चिम में, तो ए बी के कहाँ है, तो पश्चिम में, और कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो 60 किलोमीटर की दूरी पर ए अवस्थित है। अब कहता है डी बी के दक्षिण में, तो डी किसके दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में, और कितना डिस्टेंस पे, तो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डी है। ठीक है। अब कहता है कि सर बतला दो कि सी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, तो ए सी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, तो कौन, तो ए किसके रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में। तो सी से हम वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमारी मुलाकात ए से होगी। तो पश्चिम किस में दे रखा है, तो पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19 नंबर। तो देखिए फिर से ढेर सारे बिंदु दे रखे हैं, और हमेशा याद रखो जब भी ढेर सारा बिंदु दे रखा हो ना, तो वहां पे आपके पास मजबूरी है कि कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको ये बनाना ही पड़ेगा। तो पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर 35 मीटर चलती है। तो दक्षिण दिशा की ओर पार्वती कितना चलती है, 35 मीटर चलती है। वहां से वो बाईं ओर मुड़ करके, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ करके वो 60 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ती है, अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ करके वो 15 मीटर चलती है। ठीक है। उसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ करके टोटल कितना चलती है, तो टोटल वो 90 मीटर चलती है। ठीक है। और अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो देखिए 15 और 20 कितने हो गए, तो 35। अंत में 20 मीटर वो दाईं ओर मुड़ती है और कहाँ पहुंचती है, तो बिंदु डी पे। अच्छा दो ही बिंदु था तो इतना मेहनत क्यों की है। अब कहता है बिंदु डी बिंदु ए से कितना दूर और किस दिशा में है। तो बिंदु डी किस से, बिंदु ए से किस दिशा में है, तो वेस्ट में है। और कितना दूर पे है, तो देख लो ये पूरा डिस्टेंस 90 है, 90 में ये 60 डिस्टेंस खत्म हो गया। तो 90 में 60 डिस्टेंस खत्म हो गया तो ये डिस्टेंस 30 बचा। यानी ए से डी वेस्ट में कितना है, तो 30 मीटर की दूरी पे है। तो 30 मीटर पश्चिम किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अगर यही चीज हम चाहते कि ऐसा काम ना कर करके लिख लेते, तो हम लिख सकते थे साउथ में 35 मीटर मूव किया, साउथ से लेफ्ट मुड़ा यानी ईस्ट में, और ईस्ट में 60 गया, और वहां से लेफ्ट मुड़ा यानी नॉर्थ में 15 गया। उसके बाद वहां से लेफ्ट मुड़ा यानी ईस्ट में 90 गया, और फिर वहां से राइट मुड़ा यानी नॉर्थ में 20 गया। तो देख लो तो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट, नॉर्थ साउथ अपोजिट, 35 साउथ से 35 नॉर्थ कटा, ये 60 से ये 60 कटा, तो वेस्ट में कितना बच गया, 30। अब ए से डी कहाँ है, तो वेस्ट में 30 मीटर की दूरी पे है। तो इससे ज्यादा फास्ट हम इससे बना सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। तो जब उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और ढेर सारा पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले अपने फॉर्मेट से ही बनाते हैं। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। करण अपने घर से बाहर निकला और पूरब की ओर चला। पूरब की ओर कितना, तो 200 मीटर चला। उसके बाद वो दाएं मुड़ा, तो पूरब से दायां यानी दक्षिण में 50 मीटर चला। पुनः दाएं मुड़ा तो दक्षिण से दायां यानी पश्चिम में 70 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा तो वेस्ट से बायां का मतलब साउथ में, और साउथ में कितना चला, तो 35 मीटर चला। फिर दायां मुड़ा तो साउथ से दायां यानी वेस्ट में, और वेस्ट में कितना चला, तो 130 मीटर चला। अंत में वो अंतिम बार दाएं मुड़ा तो वेस्ट से दायां यानी नॉर्थ में, और नॉर्थ में मुड़ करके वो कितना चला, तो 45 मिनट चल करके और अपने कॉलेज पहुंच जाता है। प्रश्न खत्म हो गए। पूछता है करण के घर से कॉलेज कितनी दूर और किस दिशा में है। तो घर से कॉलेज आना यानी सीधा काम, अपोजिट डायरेक्शन को काट दो। तो देखो
ईस्ट और वेस्ट, 200 ईस्ट से 200 वेस्ट कैंसिल हो गए, इसके 45 से इसका 45 कैंसिल हो गया, तो 35 प्लस 5 40 बचा। यानी घर से जो है ना कॉलेज जाने में साउथ में 40 जाना होगा। और पूछा भी है करण के घर से कॉलेज कितना दूर है, तो 40 मीटर दक्षिण में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। बताओ हमने कितना काम किया, बस वहीं से वहीं देख करके काम कर दिया। अब यही अगर आप लाइन खींच करके बनाने जाते तो सबसे पहले तो स्पेस आपको कवर करना पड़ता, स्पेस कवर करने के बाद भी आपको समय लगता, तो इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ के कितना चला, तो 50 मीटर। पुनः वो दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ के फिर कितना चलता है, तो 70 मीटर। फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, तो 35 मीटर। अब फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ के कितना, तो 130 मीटर। और फिर से वो अंत में दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ के कितना, तो 45 मीटर। इतना काम करोगे ना। अब यहाँ पे कॉलेज है और यहाँ पे घर है। अब पूछ रहा है कि करण का घर से कॉलेज कितना दूर और किस दिशा में है। तो देखिए घर से कॉलेज आने के लिए करण को दक्षिण में जाना पड़ेगा। ये टोटल दूरी 50 से यहाँ, 35 से यहाँ, ठीक है। तो 50 और प्लस 35 अगर हम करते हैं तो ये टोटल दूरी हो जाती है 85। और 85 हम लोग नीचे आए हैं, और 45 हम लोग ऊपर चले गए हैं। तो 45 इसमें से घटा दो, तो बचे कितने, तो 40। यानी ये डिस्टेंस बच जाएगा साउथ में 40। तो इतना काम करना पड़ेगा। और यहाँ से बनाएंगे तो हम इजी बना सकते हैं। तो इस पे आने की आदत बनाइए, आप आ सकते हो। अब देखिए ब्लड रिलेशन आ गया, और यहाँ से कंटिन्यू जो है ना वो ब्लड रिलेशन ही चलता रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा। सैम ने जेमी से कहा, किससे कहा, तो जेमी से कहा। क्या कहा, मैं, तो मैं यानी कौन, सैम, तुम्हारी बहन यानी जेमी की बहन के पति, तो जेमी जी के जीजा जी का इकलौता पुत्र हूँ। तो जीजा का जो इकलौता पुत्र होगा वो भांजा होगा। तो सैम जेमी का कौन है, तो भांजा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सैम ने कहा, किसने कहा, तो सैम ने कहा। और किससे कहा, तो जैमी से कहा। अच्छा जैमी से क्या कहा है सैम ने, थोड़ा ये भी देख लो। मैं, तो मैं यानी कौन, तो सैम, तुम्हारी बहन यानी जैमी की बहन के पति, के पति का कौन हूं, तो इकलौता पुत्र। कैसा पुत्र हूं, तो इकलौता पुत्र। अब पूछ रहा है सैम का, किसका बच्चे, तो सैम का, किससे, तो जैमी से क्या संबंध है। तो अगर हम जैमी हैं तो ये मेरी बहन, और मेरी बहन का पति मेरे जीजा जी, और मेरे जो जीजा जी का बेटा होगा ना, तो जीजा जी के बेटा को हम भांजा कह के संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। अब किसका संबंध चाहिए, तो सुरेश का। किससे चाहिए, तो फातिमा से। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ प्रश्न को देखोगे। सुरेश खोजे कहाँ है, तो देखिए सुरेश यहाँ है। सुरेश का संबंध किससे, आसमा से। आसमा का संबंध किससे, अजीजा से। अजीजा का एक ही भाई कौन है, मुनीर। तो हमको फातिमा से संबंध चाहिए, तो हम फातिमा से चलेंगे। तो देखिए फातिमा जितेश की बहन है, तो जितेश इसका भाई हो गया। और फातिमा की माँ अजीजा, इसका मतलब अगर हम फातिमा है तो ये मेरी कौन है, तो माँ है। का केवल एक ही भाई है मुनीर, तो मुनीर मामा हो गया और अजीजा माँ हो गई। अब आसमा कौन है, तो अजीजा की माँ है, यानी माँ की माँ हो गई। तो माँ की माँ तो नानी हो गई। और सुरेश कौन है, तो आसमा का दामाद है। तो माँ, नानी का जो दामाद होगा वो या तो मौसी होगा या तो पापा होगा। नानी का दामाद दो ही हो सकता है, या तो मौसा हो जाएंगे या तो पापा हो जाएंगे। तो किसी वाले ऑप्शन में मौसा तो दिया नहीं है। तो जब मौसा नहीं दिया है तो हम कहेंगे पापा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। अब बताओ हमने क्या काम किया, कुछ भी काम किया, बस वहीं से वहीं दिमाग लड़ाया और दिमाग लड़ा करके आंसर दे दिया। जबकि देखो अगर हम बनाने जाते तो कितना करना पड़ता, तो फहीमा
कोई फहीमा है जो बहन है, तो भाई बहन पैरेलल लाइन पे किसकी बहन है, तो जितेश की बहन है। फिर कहता है और फहीमा की माँ अजीजा है, तो फहीमा की माँ ऊपर होगी यानी अजीजा ऊपर होगी। ठीक है। फिर कहता है अजीजा का केवल एक ही भाई है मुनीर, तो अजीजा का एक भाई भी है, वो कौन है, तो भाई का नाम है मुनीर। अब कहता है आजमा अजीजा की माँ है, तो आजमा अजीजा की माँ है, तो आजमा और ऊपर चली गई। ठीक है। अब कहता है कि सुरेश आसमा का, आसमा आजमा नहीं आसमा का, सुरेश कौन है, तो आसमा का दामाद है, तो आसमा का बेटी अजीजा, अजीजा का पति कौन हो गया, तो सुरेश हो, कौन हो गया, सुरेश। अब देखो पूछा किसका, सुरेश का, किसका बच्चे, सुरेश का, किससे, फहीमा से क्या संबंध है, तो ये अजीजा फहीमा की माँ हो गई और सुरेश माँ का पति हो गया। तो माँ के पति को क्या कहेंगे, तो माँ के पति को पिता कहेंगे, और पिता किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देंगे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे उचित आंसर होगा। तो आपके पास बनाने के दो ऑप्शन, या तो आप डायग्राम खींच करके काम करो, या तो कोशिश करो कि अभी भले डायग्राम खींच रहे हो लेकिन एग्जाम आते आते अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि ब्लड रिलेशंस के 90% क्वेश्चन में हमको डायग्राम खींचने की जरूरत पड़े ही ना। और खास करके इस टाइप के क्वेश्चंस में तो कभी भी डायग्राम नहीं खींचना होता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, आपको डायग्राम खींचने की जरूरत इस टाइप वाले में तो बिल्कुल नहीं पड़ती है। लेकिन माइंड को एकदम जो है ना कॉन्शियस रखना होगा। अब देखो ये भी डायग्राम फ्री होता है, ए बी की बेटी है यानी साइन अपने पहले वाले का रिलेशन बताया, ए बी का कौन है, तो पिता है यानी साइन अपने पहले वाले का रिलेशन बतलाया, और ए बी का भाई है यानी साइन अपने पहले वाले का रिलेशन बतलाया, और ए बी की पत्नी है यानी साइन अपने पहले वाले का रिलेशन बतलाया। अब पूछता है सर बतलाओ कौन है इसमें से सही, तो पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखो अगर हम एस है ना तो हम इनटू वाले साइन को क्रॉस करेंगे, और इनटू वाले साइन के पहले जो भी शख्स मिलेगा वो मेरा भाई होगा, तो क्यू मेरा भाई हो गया। अब मेरे भाई से मिलने के लिए आर से मिलना पड़ेगा, तो भाई की कौन, तो माइनस का मतलब है कि पिता है, तो भाई का पापा है आर, तो भाई का पापा है तो अपना भी पापा है आर। और पापा की कौन, तो डिवीजन का मतलब है पत्नी, तो पापा की पत्नी जो होगी मम्मी होगी, यानी पी जो है वो क्यू और एस की माँ है। तो देखिए तो कहता है पी एस की माँ है, यही सही होगा। एस क्यू की बहन है, इसका तो मेल फीमेल मालूम नहीं, खत्म। क्यू एस की बहन है तो गलत है ना, क्योंकि इनटू के पहले जो भी शख्स आएगा वो भाई होगा। और क्यू पी की बेटी है, तो क्यू तो लड़का है, तो लड़का है तो बेटी हो ही नहीं सकती, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो बच्चे आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। नेक्स्ट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू। इस परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। 3 विवाहित जोड़े होने का मतलब है मेल फीमेल का एक पेयर, मेल फीमेल का एक पेयर और मेल फीमेल का एक पेयर। 3 विवाहित जोड़ा होने का मतलब यही हुआ। फिर देखो क्या कहता है, एन एक चिकित्सक है तथा ओ और पी का भाई है। चलिए गेम शुरू करते हैं। तो एन क्या है, तो एन पेशे से डॉक्टर है, और किसका भाई है, तो ये भाई है यानी लड़का है, किसका भाई है, तो ओ का भाई है, और किसका भाई है, तो पी का भाई है। ओ लड़का और पी लड़का है कि लड़की है पता नहीं चलेगा, छोड़ दो। क्यू एस की माँ है, अब इससे कोई रिलेशन नहीं है तो अलग बनाएंगे। क्यू जो है वो माँ है, किसकी माँ है, तो एस की माँ है। टी एम की पत्नी है, अब टी कौन है, तो टी पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो एम की पत्नी है, यानी एम पति होगा तब टी पत्नी। अभी तक इसका कोई रिलेशन साथ में नहीं जुड़ा। और एम एस का दादा है, जबकि एम दादा है, किसका दादा है, एस का। इसका मतलब है कि एम का कोई बेटा होगा और उसकी पत्नी कौन होगी, तो क्यू होगी, और इसके नीचे एस आएगा तभी एस के पापा एम होंगे।
अभी तक देख लो इधर वाले का उधर से कोई रिलेशन जुड़ा नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। आगे चलिए। ओ एम की इकलौती बेटी है। अब देख लो ओ जो है ना वो बेटी है, बेटी है यानी लड़की है। और कैसी बेटी है? तो इकलौती बेटी है यानी इसका मतलब ये लड़का होगा। और किसकी इकलौती बेटी है? एम की। तो एम को यहाँ आना पड़ेगा। अब आपको पहले से पता है कि एम लड़का है और उसका विवाह किससे हुआ है? टी से हो रखा है जो महिला है। अब देखो एम का कोई एक बेटा है जो क्यू से विवाह करेगा। तो एम का तो दो बेटा है, एक पी भी बेटा है, एक एन भी बेटा है। तो पी भी क्यू से विवाह कर सकता है या एन भी क्यू से विवाह कर सकता है। आगे चले। अब देखो क्या कहता है। यू पी और आर की इकलौती बेटी है। अच्छा, यू किसकी बेटी है? तो पी और आर की बेटी जो है उसको हम यू कह रहे हैं। ठीक है। अब बताओ पी जब आर से विवाह कर लिया तो क्यू को किससे विवाह करना होगा? तो एन डॉक्टर से विवाह करना होगा। और इन दोनों के नीचे कौन आएगा? एस आएगा। अब पूछता है चिकित्सक की पत्नी कौन है? तो एस का तो मेल फीमेल मिला नहीं, लेकिन डॉक्टर की पत्नी क्यू है, हम लोग को ये मालूम चल गया। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। ठीक है शिवम, इसके लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा। आप इसको चाहोगे कि ऐसा ही बना लो, आप बना ही नहीं सकते हो। आपको ये करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं तो आप इससे बचकर भाग ही नहीं सकते हो। यही सब वो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हुआ है ना, जो नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर लेके बैठ जाता है। यानी नॉर्मलाइजेशन के पहले ही 1 नंबर का औकात रखता है, और जैसे ही नॉर्मलाइजेशन हुआ इसका औकात बढ़ के 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का हो जाता है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, नॉर्मलाइजेशन के पहले उनका 1 मार्क्स का अंतर होता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका 5 मार्क्स, 6 मार्क्स का अंतर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। देख लो एकदम लेटेस्ट एग्जाम का है, एनटीपीसी इसके जस्ट पहले जो एनटीपीसी हुआ है 2021 में, वो उस क्वेश्चंस का सेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप तत्पर तैयार रहो, टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट लगाओ क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन में इसका मार्क्स 1 नहीं रहेगा। अगर टफ क्वेश्चन है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हमेशा हाई रखा जाता है। मे भी हो सकता है ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो, जो नॉर्मलाइजेशन के पहले तो एक क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 5 नंबर देकर जाएगा। जो बच्चे इसको बना कर आएंगे और जो बच्चे छोड़ कर आएंगे उनका 5 नंबर कट जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, तो इसीलिए टफ क्वेश्चंस को एकदम नहीं छोड़ना है बच्चे। अब देखो इस बार ये वाली क्वेश्चन जो एनटीपीसी में बनाई गई है ना, पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे ने डिजाइन किया है ब्लड रिलेशन में खास करके। और इसमें बहुत सारे बच्चे फंस के आए हैं। तो देखो फंस के क्यों आए हैं, ध्यान से देखना। कहता है नीचे दिए गए संबंध में ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है या कोई और संबंध है। तो देखो ए बी यहाँ है ना। तो अब बी के तरफ एरो है, लेकिन रिलेशन किसका बताया गया है? ए का। उसने कह दिया ए एरो बी का मतलब क्या है कि ए बी की माँ हो सकती है या कोई और भी रिलेशन हो सकता है। तो एरो दिखा रहा है बी को, लेकिन बतला रहा है किसके बारे में? ए के बारे में। अब पूछता है इसी का सिंबल का यूज करते हुए एफ का रिलेशन ई से बतलाना है। तो किसका रिलेशन? तो एफ का रिलेशन। किससे बतलाना है? तो ई से बतलाना है। किससे? तो ई से बतलाना है। तो जिससे बतलाना है हम उधर से चलेंगे। तो देखो अगर हम ई हैं तो ये मेरा कौन है? तो दामाद है। ठीक है। और मेरा दामाद किसका पति है? तो बी सी का पति है। तो मेरा दामाद जब सी का पति है तो सी मेरी पुत्री हो गई। सी मेरी कौन हो गई? पुत्री हो गई। और मेरी पुत्री जो है ना, मेरी पुत्री जो है वो एफ की बेटी है। तो मेरी पुत्री जब एफ की बेटी है तो एफ इसके पापा हो जाएंगे। इसका मतलब ये मेरा कौन हो गया? तो पति हो गया, और हम इसकी कौन हो गए? पत्नी हो गए। तो किसका संबंध पूछा है? एफ का। तो एफ क्या लगेगा? पत्नी, पति। और ई क्या लगेगी? पत्नी। इसका पति होना चाहिए था। अरे देखो तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम हो गए, ये मेरा दामाद है। तो ये मेरा दामाद है तो हम लड़का है या लड़की है पता तो चलवे नहीं किया, लेकिन ये मेरा दामाद है।
और मेरा दामाद किसका पति है, तो सी का पति है, तो सी मेरी बेटी हो गई। और मेरी बेटी जो है ना वो एफ की भी बेटी है, तो एफ मेरा पति हो सकता है या एफ मेरी पत्नी हो सकती है, क्योंकि इसका भी मेल फीमेल मालूम नहीं है। तो यहाँ देख लो पति का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो किसका ऑप्शन लगाना होगा, तो पत्नी का ही ऑप्शन लगाना होगा। तो आंसर हम लोग पत्नी ही करेंगे। इसको कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सेम कंडीशन, ए एरो बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी जिसकी तरफ एरो जा रहा है ना उसका नहीं बतलाना है, जो एरो के पीछे में है ना वो भाई है। अब कहता है कि सर रोहन ऋषि का सही अर्थ क्या होगा। तो देख लो रोहन कहाँ है, यहाँ, और ऋषि कहाँ है, यहाँ। तो हमेशा पीछे वाले को ना बतलाता है, तो हम यहाँ से चलते हैं। तो देखिए अगर हम रोहन है तो शीतल मेरी कौन हो गई, तो बहन हो गई, ठीक है। और मेरी बहन की भतीजी कौन है, रुचिका। तो बहन की भतीजी का मतलब हो गया कि मेरी भी भतीजी होगी, तो रुचिका मेरी भतीजी हो गई। और मेरी भतीजी का दादा, तो मेरी भतीजी का जो दादा होगा वो मेरा तो पापा होगा, यानी ऋषि जो है वो रोहन का पिता है। तो रोहन ऋषि का पोता है, बिल्कुल नहीं। रोहन ऋषि का बेटा है, बिल्कुल सही। ऋषि रोहन का बेटा है, बिल्कुल गलत। रोहन ऋषि का भतीजा है, बिल्कुल गलत। तो रोहन कौन है, ऋषि का बेटा है। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो इसमें भ्रम क्या डाला कि एरो दिखाया तो लोगों ने पढ़ लिया कि ये मेरा भाई है, जबकि एरो की तरफ जाना ही नहीं था, पीछे वाला भाई था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, तभी आप सही कर सकते हो। अगर यहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, आपको कोई बचा नहीं सकता है। अच्छा नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए जतिन उर्मिला से कैसे संबंधित है, यानी जतिन का रिलेशन फाइंड आउट करना है उर्मिला के साथ जोड़कर। तो उर्मिला को ढूंढ लो, देख लो यहाँ है, जो उर्मिला का पति है, तो उर्मिला का पति कौन है, तो राम किशन, यानी हम हो गए मेरा पति और मेरे पति की पुत्री यानी मेरी भी बेटी। क्लियर है। अब देखो इससे हम जतिन तक पहुंच पाएंगे क्या, तो नहीं सर, इससे तो आप जतिन तक नहीं पहुंच पाइएगा, तो छोड़ दो। अब उर्मिला यहाँ भी है ना, तो अब उर्मिला को यहाँ से पकड़ते हैं। देखो मनीषा कौन है, तो उर्मिला की बहन है, उर्मिला की बहन है और सुमन की माँ है। तो मनीषा किसकी बहन है, तो उर्मिला की बहन है, तो मनीषा को पकड़ लिए। अब देखो और किसकी माँ है, तो सुमन की माँ है। तो कौन सुमन की माँ है, और यानी कि उर्मिला की बहन जो है ना वो सुमन की माँ है। तो सुमन जो हो गया उर्मिला का भांजा हो गया, ठीक है। अब कहता है जो कि सुमन का पुत्र है, तो भांजा का पुत्र जो हो गया वो तो पोता लगेगा। और जितेंद्र जो है वो जतिन का पिता है, जो कि सुमन का पुत्र है। तो सुमन का पुत्र कौन है, तो जितेंद्र, यानी जितेंद्र क्या लगेगा, तो भांजा का बेटा लगेगा। और जितेंद्र का बेटा को पिता कौन है, तो जतिन है। तो जतिन जैसे ही पिता हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो बहन का बेटा हो जाएगा। तो बहन का बेटा कहीं दिया है क्या, बहन के बेटी का पुत्र हो जाएगा, बहन के बेटी का पुत्र। जतिन, जितेंद्र जतिन का पिता है, तो जतिन का पिता है जो कि सुमन का पुत्र है। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है बच्चा। सुमन की माँ कौन है, तो मनीषा, ठीक है। तो जतिन का, अच्छा जतिन, हम सुमन से क्यों जा रहे थे रे, जतिन का संबंध किससे निकालना था, तो उर्मिला से ना निकालना था। हम भी इधर उधर झूठ मूठ का भाग रहे हैं। देखिए किसका संबंध, जतिन का संबंध किससे निकालना है, तो उर्मिला से। तो देखिए जितेंद्र कौन है, तो जतिन का पिता है, तो मेरे पापा हो गए। जो कि सुमन का पुत्र है, तो जो कि किसके लिए, तो जितेंद्र के लिए। तो हम हो गए और मेरे ये पिता हो गए, और मेरे पिता जो है ना वो सुमन के पुत्र है। तो मेरे पिता जब सुमन के पुत्र हैं तो सुमन मेरा दादा हो गया। और सुमन की माँ कौन हो गई, मनीषा, तो वो परदादी हो गई। और परदादी की बहन उर्मिला, तो परदादी हो गई। तो जितेंद्र जतिन जो है वो क्या लगेगा, तो बहन की बेटी का पुत्र लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी लगेगा। बहन की बेटी, बहन की बेटी भांजी, और भांजी का पुत्र को क्या कहेंगे, तो पोता। तो पोता हमको क्या कहेगा, तो दादी। तो आंसर क्या हो गया, बी।
अब देखो जो बनाएगा इस तरह से, तो निशा राम किशन की पुत्री है, राम किशन की पुत्री है, जो उर्मिला का पति है। तो जो यानी राम किशन जो है वो उर्मिला का पति है। अब कहता है मनीषा उर्मिला की बहन सुमन की माँ है। तो उर्मिला कौन? तो मनीषा की बहन उर्मिला, मनीषा उर्मिला की बहन, मनीषा उर्मिला की बहन और सुमन की माँ है। ठीक है। जितेंद्र जतिन का पिता है जो कि सुमन का पुत्र है। तो जो कि सुमन का पुत्र है यानी कि जितेंद्र जो है वो कौन किसका पिता है? तो जतिन का पिता है जो कि सुमन का पुत्र है, जो कि सुमन का पुत्र है। तो जितेंद्र जो है जतिन का पिता है, जतिन का पिता है। अब जो नजदीक वाले के लिए, तो जो कि सुमन का पुत्र है, तो जतिन किसका पुत्र है? तो सुमन का पुत्र है। नहीं, जो कि दूर वाले के लिए, ये कौन हो गया? जितेंद्र, जतिन का पिता है। ओहो, जितेंद्र किसका पिता है? जतिन का पिता है। जो कि किसका पुत्र है? तो सुमन का पुत्र, यानी जितेंद्र जो है ना ये सुमन का पुत्र है। जतिन उर्मिला से कैसे संबंधित है? हम हो गए मेरी बहन की बेटा, ठीक है, और उसका कौन? पति। पंगा कर रहा है बाबू। मनीषा उर्मिला की बहन है और सुमन की माँ है। यहाँ तक तो ठीक है। जो कि सुमन का पुत्र है, तो जो कि यानी जितेंद्र जो है वो सुमन का पुत्र है। जितेंद्र जो है वो सुमन का पुत्र है और जितेंद्र जतिन का पिता है। अच्छा, जतिन का पिता है। अब पूछ रहा जतिन उर्मिला से कैसे संबंधित है? तो हम हो गए मेरी बहन, और मेरी बहन का कौन? बेटा, और उसका भी बेटा, और उसका पुत्र। बेटा का पुत्र होना चाहिए था, यहाँ बेटा का पुत्र कीजिए, बेटी का नहीं। किसकी ओर इशारा? तो लड़के की ओर इशारा। किसने किया? तो अनिल ने कहा। उसके उसके यानी किसके? तो लड़के के। तो लड़के के पापा की बहन यानी लड़की की बुआ, लड़के के पापा की बहन यानी लड़की की बुआ, मेरे यानी अनिल के, तो मेरे पिता के पिता दादा की इकलौती पुत्री है। तो दादा की इकलौती पुत्री तो बुआ ही होगी ना। इसका मतलब है कि लड़के की बुआ और मेरी बुआ जो है वो दोनों सेम है। तो जब लड़के की बुआ और मेरी बुआ दोनों सेम है, तो लड़का और हम या तो खुद हो सकते हैं या तो भाई हो सकते हैं। तो लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है? तो लड़का का पिता जो होगा वो अनिल के पिता का भाई हो सकता है, अनिल के पिता का भाई हो सकता है, या अनिल का पिता हो सकता है। तो पिता का भाई लगाइए, बी नंबर ज्यादा सुटेबल बनेगा। ध्यान से देखिए, लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? तो सर अनिल ने कहा। अनिल ने कहा उसके पिता की बहन, यानी लड़का का कोई पिता है और उसकी कोई बहन है। मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री है। तो मेरे पिता के पिता की यह कौन है? तो यह इकलौती पुत्री है, इकलौती। काम खत्म। अब पूछ रहा लड़के के पिता का, लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है? तो देखिए, अगर हम अनिल हैं तो ये मेरे पप्पा के पप्पा यानी मेरे दादा, और मेरे दादा की बेटी, तो मेरी बुआ और मेरी बुआ का भाई। तो बुआ का भाई कौन लगेगा? तो या तो चाचा लगेगा, या तो फिर कौन लगेगा? तो पापा लगेगा। ठीक है। तो देखिए पिता का आंसर कहीं नहीं दिया है, तो पिता का आंसर नहीं दिया है तो चाचा बनाएंगे। तो चाचा कहने का मतलब क्या हुआ? तो पिता का भाई हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा।
देखिए क्या कहता है, अजय का अनुज से क्या संबंध है। तो अजय के भाई के पिता, तो अजय के भाई के पिता यानी अजय के पिता की इकलौती पुत्री, तो अजय के पिता की इकलौती पुत्री अजय की बहन का पुत्र है। तो बहन का पुत्र जो होगा वो भांजा होगा, यानी अनुज जो है वो अजय का भांजा होगा, तो अजय भी उसका मामा होगा। तो मामा कहने के लिए क्या कहेंगे, तो माँ का भाई कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। देख लो कौन, अनुज, किसके, अजय के भाई के पिता की इकलौती पुत्री, कैसी पुत्री, इकलौती पुत्री का पुत्र है। का कौन है, पुत्र है। अब किसका पूछा है, अजय का, किसका बच्चे, अजय का, किससे, अनुज से क्या संबंध है। तो अगर अनुज इसका पुत्र है तो ये इसकी माँ हो गई, और माता के पिता यानी नाना हो गए, और नाना का बेटा, तो नाना के बेटा को क्या कहेंगे, तो मामा कहेंगे, और मामा को क्या कहेंगे, तो माँ का भाई कहेंगे। मामा को क्या कहेंगे बच्चे, तो माँ का भाई कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन देखो, आसान होता है। अब कौन सा विकल्प इंगित करता है कि डी ए का ससुर है, किसको ससुर बनना है, तो सर डी को ससुर बनना है। और जब डी को ससुर बनना है तो डी को मेल बनना पड़ेगा। अब देखो, मेल बनने के लिए डी के पहले क्या चाहिए, डी के बाद डॉलर चाहिए, या मेल बनने के लिए डी के पहले ग्रेटर का साइन चाहिए। तो देखो, अगर हम हैं तो ये मेरी बेटी हो गई, क्योंकि हैश के पहले जो आएगी वो पुत्री कहलाएगी, तो सी मेरी बेटी हो गई। और मेरी बेटी का पिता, तो मेरी बेटी का पिता यानी मेरा पति, तो जैसे ही ई मेरा पति हुआ तो हम उसकी पत्नी हो गए, तो जब पत्नी हो गए तो हम लड़की हो गए, और लड़की हो गए तो हम सास हो सकते हैं, लेकिन किसी के ससुर नहीं हो सकते हैं। फिर देखो, हम हो गए मेरे पिता, तो जब ई मेरे पापा हैं तो हम लड़का हैं या लड़की हैं पते नहीं चलेगा, तो ये भी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। फिर देखो, हम हुए मेरा कौन, तो पुत्री, और मेरी पुत्री का पिता, तो मेरी पुत्री का पिता मेरा पति, तो हम उसकी पत्नी हो गए, और पत्नी कभी ससुर हो ही नहीं सकता है। तीन ऑप्शंस को हमने काट दिया, तो तीन ऑप्शन को काट दिया तो डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वही आंसर होगा। देख लो, हम हुए, सी मेरी एस के पहले बेटी हो गई, और मेरी बेटी का भाई हो गया, तो बेटी का भाई मेरा बेटा हो गया, और मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू हो गई, तो ए मेरी बहू हो गई। अब मेरे बाद कौन सा साइन है, तो ग्रेटर का साइन। ग्रेटर कहता है कि पिता है, जब हम ई के पिता है तो हम आदमी हैं, और जब आदमी होकर के हम ए को अपनी बहू बताएंगे तो मेरी बहू हमें ससुर कहेगी क्या, और ससुर कहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो देखिए, आज हमने इतना ही 30 क्वेश्चंस का सेशन रखा था, लेकिन आज सारे सेशन में क्वेश्चन जो थे वो लगभग मजेदार क्वेश्चंस थे, और आज भी हम लोग अप्रॉक्स 1 घंटा के आसपास हम लोग सेशन को अंजाम दिए हैं। तो ये सेशन अभी जो है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। अब पिछले 3 क्लासेस में आपने देखा होगा कि 3 क्लासेस में हम करीब 10 से 15 टॉपिक्स का रिवीजन करवा चुके हैं। ठीक है, अब ये वाली व्यवस्था जैसे ही खत्म होगी तो फिर कोशिश करेंगे कि 10 दिन या 5 दिन जो है ना, वो एक ही टॉपिक से 30 क्वेश्चन दिया करें। मंजूर है आप लोगों को, एक ही टॉपिक से जो है ना वो 30 का 30 क्वेश्चन जो है वो दे दिया करे। तो अगर एक ही को टॉपिक से अगर हम लोग 30 क्वेश्चंस करते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना वो बिल्कुल स्पष्टता क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। तो बस पेशेंस रख लीजिए, कुछ दिनों के बाद यानी सरस्वती पूजा वाली छुट्टी के जस्ट बाद जैसे ही मैं ऑन होऊंगा तो मैं एक ही को टॉपिक से 30 क्वेश्चन दिया करूंगा, और वो 10 टॉपिक का मैं चलाऊंगा, यानी कि क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, यानी जो जो सारे क्वेश्चंस है ना वो सारे जितने भी टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है
मैं एक दिन में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा, और उस वीडियो को आप बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपकी वो टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपके माइंड में सेट हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि सर के साथ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, कुछ हाईटेक क्वेश्चंस पे काम करना है, तो आप जो अभी हमने तेजस बैच दिया है 1000 MCQ क्वेश्चंस का, हमने अभी उसमें एक क्लासेस लिया है, ठीक है। और वो एक क्लासेस में मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, और 6 फरवरी से वो क्लासेस अपने नियत समय पे 3 बजे बिल्कुल रन करना स्टार्ट हो जाएगी। उस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उस बैच के माध्यम से सबसे पहले हम एक दिन का कॉन्सेप्ट देंगे। एक दिन का कॉन्सेप्ट जैसे ही हमने पूरा कर लिया, तो उसके बाद उस पे 4 दिन या 5 दिन, 4 या 5 क्लासेस जो है वो केवल प्रैक्टिकल क्लासेस चलेंगे। जैसे मान लो कि मैंने डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट किया, तो एक दिन डायरेक्शन की पूरी थ्योरी दूंगा, 1 घंटे की एकदम प्योर, ठीक है। उस थ्योरी को पढ़ करके आना है, और 2 से 3 या 3 से 4 दिन तक जो है वो डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल आराम से चलता रहेगा, ठीक है। 4 दिन में आपने डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब अगली टॉपिक मान लो क्लॉक आ गई, तो फिर 1 से 2 दिन की थ्योरी क्लास दूंगा। 1 से 2 दिन की थ्योरी क्लास के बाद फिर से 50 से 70 क्वेश्चंस के बीच में क्लॉक चैप्टर का डिस्कशन शुरू होगा, जो 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन एक टॉपिक का डिस्कशन, यानी हर टॉपिक जो है ना आपके सामने 4 से 5 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन रन करेगी ही करेगी, ठीक है। इस तरह से मिलाते हुए हम लोग टोटल 16 टॉपिक को कवर करेंगे। उस 16 टॉपिक में हम लोग नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे चीजों को हम लोग देखने का काम करेंगे। उससे क्या होगा कि अपकमिंग जितनी भी आपकी एग्जामिनेशन है, चाहे तो वो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हो, चाहे तो एलपी आपका CBT 2 हो, या तो LTPC की एग्जाम आने वाली हो, या तो फिर वो बिहार SSC का ही एग्जामिनेशन क्यों ना हो, सारे जो है उसको आराम से कर सकते। फी बच्चे बहुत कम रखा है हमने तेजस बैच का। तेजस बैच की फी जो है मात्र 199 रखी गई है, यानी मात्र 199 रुपये आप पे कर करके तेजस बैच के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग को मिनी फाउंडेशन के तहत कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फी हमने कम रखी है ना, इसीलिए हम उसको मिनी फाउंडेशन बना दिए, ठीक है। अगर फुल फाउंडेशन होता 8 महीने वाली, 9 महीने वाली, तो उसकी फी मेरे हमेशा जो है वो आपको 700 के आसपास ही देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन बैच पढ़ाने में बहुत महीने लगते हैं। इस वाले बैच को भी हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना 2.5 से 3 महीने में समाप्त करने वाले हैं। तो 2.5 से 3 महीना कहने का मतलब ही हो गया कि वो एक टाइप का मिनी फाउंडेशन हो जाएगा। बस अंतर ये हो जाता है कि फाउंडेशन बैच खत्म होते होते हम लोग करीब 4000 के आसपास क्वेश्चंस को कवर कर चुके होते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी स्पीड जो है वो लाजवाब हो जाती है। लेकिन इस बैच को खत्म करते करते हम 1000 क्वेश्चंस वहाँ MCQ लिखे हैं, लेकिन हमें लगता है कि करीब 1200-1300 से कम क्वेश्चंस नहीं होंगे बैच खत्म होते होते। तो 1200-1300 क्वेश्चंस के आसपास MCQ में जाएगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी शामिल होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके जो है वो क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। यानी टफेस्ट लेवल का जितना भी क्वेश्चंस होगा इस बैच में हम समाप्त करवाएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जिसको देख करके आप सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यानी ये बैच जो आपको दिया गया है वो बस इसीलिए दिया गया है कि इस बार आप कोई भी एग्जामिनेशन दो, एग्जामिनेशन में रीजनिंग में 100% यानी फुल मार्क्स स्कोर करके आ पाओ। इसीलिए मैंने तेजस बैच इस बैच का नाम दिया है। यानी इस बैच में स्पीड के साथ क्वालिटी रहेगी, और हर टॉपिक 4 से 5 दिन रन करेंगे। 4 से 5 दिन रन करने पर वो टॉपिक आप 100% कवर कर लोगे। और लास्ट में हम लोग इसमें 5 से 7 सेट जो है वो मिक्स क्वेश्चंस का सेट लगाएंगे। जैसे हम मिक्स क्वेश्चंस कराते हैं ना, उसमें भी हम 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में मिक्स क्वेश्चंस का सेट रख देंगे लास्ट में, जब एग्जामिनेशन का समय आ जाएगा तब। और वो सारे क्वेश्चन जो होंगे, वो कहते हैं ना एकदम खूंखार क्वेश्चन, अपने आप में खतरनाक क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को हम रखेंगे उस सेट में, ठीक है। तो जो भी बच्चे या जिन बच्चों के मित्र बंधु है या छोटे भाई बहन है जो गांव घर पे कहीं रहते हैं और रीजनिंग में उनकी स्कोरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, या जो आपके मित्र बंधु हैं
और आपको लगता है कि वो कहीं भी पढ़े हैं लेकिन रीजनिंग में वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो इस बैच को बिल्कुल आप परचेस कर लीजिए। मात्र 199 रुपये की फी दे करके, मोबाइल रिचार्ज से भी कम फी रख दिए हैं। ठीक है, आप एक महीना में, हमें पता है, 250 और 300 का सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ही करवा लेते हो। ठीक है, उससे कम फी में आपकी रीजनिंग 100% क्लियर हो जाएगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जो आपके मित्र बंधु हैं, आप उनको इस बैच को लेने के लिए कह सकते हो, क्योंकि जब तक जागिएगा नहीं तब तक सफलता हाथ लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो जागना बहुत जरूरी होता है सफल होने के लिए। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। फिर हमारी और आपकी मुलाकात कल सेम टाइम पे होगी, और कल भी हम लोग 30 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पे हम जोर दे रहे हैं, स्पीड पे जोर नहीं दे रहे हैं। तो कल भी हम लोग 30 क्वेश्चंस का लुत्फ उठाएंगे, लेकिन हाँ 30 बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो चलिए सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।